साथियों, यह कहानी लॉकडाउन के दर्द को बयां करती है। कहानी को ध्यान से सुनिएगा। हैदराबाद में रहने वाली माधुरी 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। एक दिन वह अपनी बहन से फोन पर बातें कर रही थी तो पति ने उनका फोन छीन लिया और चेक करने लगा कि किससे बात कर रही है। फिर बाद में तो माधुरी से परमानेंट ही फोन ले लिया गया। पहले उसके साथ मारपीट होती थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि लॉकडाउन में हुई है। उसका पति एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन पत्नी पर शक करता है। इसी कारण उससे फोन छीन लिया गया। वह मारपीट करने लगा। एक दिन माधुरी ने यह पूरी बात एक चिट्ठी में लिखकर घर के सामने वाले मेडिकल स्टोर पर दे दी, जिसमें उसकी बहन का नंबर भी लिखा हुआ था। मेडिकल स्टोर के मालिक ने बहन के उस नंबर पर फोन किया और उसे पूरी बात बताई। बहन ने पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस अगले ही दिन उसके घर पहुंची, लेकिन ससुराल वालों के दबाव के आगे माधुरी कुछ नहीं कह पाई और उसने इस बात से भी इनकार कर दिया कि उसने कोई शिकायत करवाई है। माधुरी की बहन ने महिलाओं के लिए काम करने वाले एनजीओ को पूरी बात बताई ताकि उनकी बहन की काउंसलिंग हो सके। हालांकि माधुरी अभी ससुराल में ही है, इसलिए उसकी काउंसलिंग भी नहीं हो पा रही है। उसके साथ मारपीट की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी और जब से उसके ससुराल वालों को चिट्ठी वाली बात का पता चला, तब से तो उसका और भी बुरा हाल कर दिया गया। उसका पति उसे बात बात पर मारता और पीटता, यहाँ तक कि वह सभी के लिए घर में खाना बनाती थी, लेकिन उसको ही समय से खाना नहीं खाने दिया जाता था। जब भी वह खाना खाने बैठती थी तो उसका पति उसके आगे से थाली हटा लेता और कहता कि तू अब ऐसे ही मर बिना खाने के। इन सब घटनाओं के बाद माधुरी एकदम टूट चुकी थी। उसने मन बना लिया कि अब वह आत्महत्या करेगी। एक दिन वह सामने वाले उसी मेडिकल स्टोर पर गई जिस पर कुछ दिन पहले उसने एक चिट्ठी लिखकर छोड़ी थी और स्टोर के मालिक से जहर की एक शीशी मांगने लगी और कहने लगी कि आपसे गुजारिश है कि इस बात का किसी को मत बताना। स्टोर होल्डर ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था, मानो उसने महीनों से खाना तक नहीं खाया हो। आंखें लाल और नम थी। हालांकि स्टोर मालिक ने समझदारी दिखाते हुए उस समय पर उसे जहर की शीशी देने के लिए मना कर दिया और कहा कि अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, आप बीच बीच में पता करते रहना, जैसे ही आ जाएगी आपको मिल जाएगी। इसके बाद स्टोर होल्डर ने उसकी बहन को फोन किया, जिसका उनके पास पहले से ही नंबर था, और उसकी बहन को सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई। उसकी बहन ने स्टोर होल्डर से प्रार्थना करते हुए कहा कि आप कैसे भी करके माधुरी को अपने स्टोर पर बुला लीजिए और मैं पुलिस और एनजीओ को लेकर वहां आ जाऊंगी। आप बस इतना कर दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। फिर एक दिन मौका पाकर माधुरी मेडिकल स्टोर पर पता करने गई कि जहर की शीशी आई कि नहीं। स्टोर मालिक ने उसे बातों में उलझाकर कुछ देर वहीं रोक के रखा और धीरे से उसकी बहन को फोन कर दिया। तभी उसकी बहन पुलिस और एनजीओ के सदस्यों को लेकर वहां पर पहुंच गई, क्योंकि उसकी बहन उसी शहर में रहती थी। एनजीओ के लोगों ने माधुरी की काउंसलिंग की और उससे सारी बात बताने के लिए कहा। माधुरी बहुत डर रही थी कि यदि मेरे पति को यह बातें पता लग गई तो वह मुझे जान से मार डालेगा। लेकिन उसकी बहन और एनजीओ के सदस्यों ने उसे बहुत समझाया और उसका हौसला बढ़ाया। तब जाकर उसने अपने पति के अत्याचार की सारी कहानी बयां की, जिसके बाद पुलिस ने उसके पति और उसके ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही उसके पति को पुलिस के 10-20 डंडे पड़े तो वह बहुत घबरा गया और पुलिस वालों से माफ़ी मांगने लगा कि आज के बाद वह माधुरी को हाथ तक नहीं लगाएगा। जब उससे इसका कारण पूछा गया तो तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि लॉकडाउन के कारण उसकी नौकरी चली गई थी और वह काफ़ी डिप्रेशन में आ गया था। कमाई का साधन खत्म हो गया था और ऊपर से खर्चे बहुत बढ़े हुए थे, जिसके कारण वह बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। लेकिन अब मैं माधुरी से भी माफ़ी मांगता हूँ कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। मैंने सचमुच उसके साथ बहुत गलत किया है। माधुरी, मुझे माफ़ कर दो। खैर, माधुरी को भी अपनी गृहस्थी चलानी थी। उसने अपने पति को माफ़ कर दिया
क्योंकि वह एक नेक दिल इंसान थी। महिलाओं के लिए काम करने वाले एनजीओ की मालिक एकता ने बताया कि लॉकडाउन के पहले फेज में हमारे पास रोजाना काफ़ी मामले घरेलू हिंसा के आए। अधिकतर महिलाएं कॉल नहीं कर पा रही थी क्योंकि वह निगरानी में थी, इसलिए फेसबुक पर मदद के लिए बहुत मैसेज आ रहे थे। एकता कहती है कि हिंसा सिर्फ महिलाओं के साथ ही नहीं हुई बल्कि पुरुषों के साथ भी हुई है। उसने बताया कि पिछले हफ्ते ही नागपुर से एक 28 साल के लड़के का कॉल आया था जिसे उसकी ही मां और बहनों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था क्योंकि लड़के की नौकरी छूट गई थी। उसके पास कुछ काम नहीं था, वह पढ़ा भी 12वीं तक ही है। नौकरी जाने के बाद जब वह दिन भर घर में मां और बहनों के साथ रहने लगा तो उसे ताने सुनाए जाने लगे और वह दिमागी तौर पर बेहद परेशान हो गया। उसने हमारे पास कॉल किया था तो हमने उसे अलग हॉस्टल में रखने का प्लान बनाया है। 3 महीने तक एनजीओ उसका खर्च उठाएगा, उसकी काउंसलिंग करवाई जाएगी, उसे ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वह कोई गलत कदम ना उठाए और धीरे धीरे फिर से कुछ काम शुरू कर दे। आखिर लॉकडाउन में घरेलू हिंसा के मामले बढ़े क्यों? इस सवाल के जवाब में एकता कहती है, जो लोग बेरोजगार हुए हैं वे अपना गुस्सा घर में निकाल रहे हैं। जो नशे के आदी हैं वे शराब पीकर घर में हिंसा कर रहे हैं। हालांकि पीड़ित अधिकतर महिलाएं ही हैं। दिल्ली की रहने वाली रेखा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उन्हें ससुराल वाले पिछले 2 साल से प्रताड़ित कर रहे हैं, दहेज की मांग और मारपीट करते हैं। कोर्ट में केस चल रहा है। रेखा अपने ससुराल में ही रहती है। लॉकडाउन लगते ही उनकी सास और बेटा बहू को घर में अकेला छोड़कर चले गए। घर का सब जरूरी सामान भी साथ ले गए। अब पिछले करीब 5 महीने से रेखा अपने 2 बच्चों के साथ पति के घर में अकेले ही रह रही है। उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। वे कहती हैं, मेरी माँ की कैंसर से डेथ हो चुकी है, मेरे पास खाने पीने तक का इंतजाम नहीं था। वो तो कुछ एनजीओ से मदद मिली और लॉकडाउन का टाइम जैसे तैसे निकला। कहती है कि पुलिस को कॉल करो तो बोलते हैं कि कोर्ट जाओ। कोर्ट में अभी तक मामला पेंडिंग है। पति की नौकरी चल रही है लेकिन वह मुझे पैसे नहीं देते, खर्चा नहीं देते। एनजीओ मालिक एकता के मुताबिक हिंसा तो पहले से ही हो रही थी लेकिन लॉकडाउन में यह और बढ़ गई। साथियों, वास्तव में जिसने लॉकडाउन का दर्द देखा है वह इस दर्द को जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने लोगों की रोजी रोटी छिन गई और कितने लोग डिप्रेशन के शिकार होकर अपना बहुत कुछ खो बैठे, गंवा बैठे। साथियों, यह कहानी लॉकडाउन के दर्द को बयां करती है। क्या आपके साथ या आपके आसपास ऐसी कोई घटना हुई है? यदि हुई है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए साथियों आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।